Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, changing the way of thinking. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज के सेशन में हम बात करेंगे मई मंथ के फर्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जिसमें हम 1 से लेके 7 मई के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले करंट अफेयर है, रायदू भरोसा केंद्र ऑफ आंध्र प्रदेश नॉमिनेटेड फॉर यूएन अवार्ड। तो यूनाइटेड नेशंस के लिए नॉमिनेट की गई है आंध्र प्रदेश की एक योजना है, उसके थ्रू रायदू भरोसा केंद्र बनाए गए थे। आपको पता होगा एक योजना आई थी रायदू भरोसा योजना, जिसके लिए रायदू भरोसा केंद्र बनाए गए और उसके लिए आंध्र प्रदेश की इस योजना को नॉमिनेट किया गया है फॉर यूएन अवार्ड के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा रिकग्निशन है, बोल सकते हो इंटरनेशनल रिकग्निशन है। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर योजना की बात करेंगे, डिटेल में जान लेते हैं। तो विजयवाड़ा द स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव रायदू भरोसा केंद्र, जिसको आरबीके के नाम से जानते हैं, have won international recognition after being nominated for the United Nations Award। तो यूनाइटेड नेशंस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिससे इस योजना को, इस स्टेट को और अपने भारत को एक अलग पहचान मिली है। तो कहीं ना कहीं बहुत गर्व की बात है भारत के लिए, और सबसे ज़्यादा गर्व की बात है आंध्र प्रदेश के लिए, क्योंकि ये जो केंद्र है रायदू भरोसा केंद्र, ये एक रोल मॉडल है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं विलेज लेवल पर। और आपको पता होगा 2 साल से ये जो केंद्र हैं वो चल रहे हैं और किसानों को अच्छी क्वालिटी के सीड, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और बीज की आपूर्ति से लेकर किसानों की उपज बेचने तक इन्होंने यहाँ पर कृषि क्षेत्र में क्रांति ला दी है और कहीं ना कहीं कंटिन्यू ये वर्क कर रहे हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो आरबीके है, रायदू भरोसा केंद्र है, इसकी शुरुआत हुई थी यहाँ पे 30 मई 2020 को। तो 2 साल से कंटिन्यू काम कर रहे हैं। 30 मई को इनकी शुरुआत हुई थी। तो ये कहने वाली बात है कि यहाँ पर इस योजना से वहाँ के किसानों को काफ़ी हेल्प मिल रही है। और आपको बता दें कि लगभग 46.9 लाख फार्मर्स ऐसे हैं जो सीधे सीधे लाभ उठा रहे हैं इस योजना का। और आपको बता दें कि 2019-20 और 2020-21 में कितना इन्वेस्टमेंट, या बोल सकते हो कितना बजट अलॉट किया गया है इस योजना के लिए। तो 6173 करोड़ रुपए अगर हम बात करेंगे 2019-20 के लिए यहाँ पे दिया गया है। और अगर हम बात करेंगे 2020-21 के लिए तो 6928 करोड़ रुपए यहाँ पे बजट एलोकेट किया गया था, अच्छे से इस योजना को किसानों तक पहुँचाने के लिए, इसका लाभ देने के लिए। और आपको बता दें कि जो आरबीके है वो सभी किसानों को उनके दरवाजे तक सेवाएं प्रदान करता है और आगे भी करेगा। और आपको बता दें कि सालाना जो ये योजना थी रायदू भरोसा योजना, उसका सालाना जो बजट था वो था 13,500 करोड़ रुपए। ठीक है, आपको याद रखना है रायदू भरोसा योजना है, उसके तहत ये केंद्र बनाए गए हैं जो कि हैं रायदू भरोसा केंद्र। इसके लिए अलग से यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो पैसा खर्च कर रही है। आगे अगर हम बात करेंगे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेडनेसडे को वहाँ के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं काकानी गोवर्धन रेड्डी, उन्होंने बोला है कि आरबीके इनिशिएटिव वाज नॉमिनेटेड बाई सेंटर। इसको सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया गया है फॉर चैम्पियन अवार्ड। ऐसा बहुत जल्दी किसी भी योजना के लिए किसी भी स्टेट को नहीं मिलता है, जो इस बार मिला है आंध्र प्रदेश को। और यहाँ पर हाईएस्ट रिकॉग्निशन मिला है FAO के द्वारा यूएन में। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि किसी योजना को सराहा गया है इंटरनेशनल लेवल पर। और आपको पता होगा कि जो आरबीके है ये भी एक कहीं ना कहीं ब्रेन चाइल्ड हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के YS जगन मोहन रेड्डी, उन्हीं के दिमाग की एक उपज है, ये बोल सकते हैं, जहां से फार्मर के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाने की बात की जा रही है। उनका सपना है कि किसानों को एक ऐसा सेंटर बना के दें जहां से हर सुविधा किसान ले सके। और आपको बता दें कि आरबीके कॉन्सेप्ट में 6 इनिशिएटिव हैं, जिसमें से आरबीके एक अलग है
और ये सारे काम कर रहे हैं और इन सभी को नॉमिनेट किया गया है सेंटर के द्वारा यूएन अवार्ड के लिए। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छी बात है अपने भारत के लिए एज वेल एज आंध्र प्रदेश के लिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोटिंग किसान ड्रोन। अभी फ़िलहाल में जो नई योजना एग्रीकल्चर फील्ड में आने वाली है जिसका नाम है किसान ड्रोन योजना, किसानों को घर घर ड्रोन पहुंचाने की योजना आने वाली है। जो भी किसान ज़्यादा खेत करते हैं, जिनके पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा है, उनके लिए ये योजना काफ़ी हेल्प करने वाली है। 50% तक की सब्सिडी इस योजना के तहत किसानों को, महिलाओं को दी जा रही है। जो छोटे किसान हैं उनको ज़्यादा सब्सिडी दी जाएगी, अभी जान लेंगे डिटेल में। और जो नॉर्मल किसान हैं जिनके पास ज़मीन ठीक ठाक है, उनको यहाँ पर 40% तक की सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। सरकार चाहती है कि ड्रोन की हेल्प से अपने खेत में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फंगीसाइड का वो छिड़काव कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत अच्छे लेवल पर ये योजना चलाने का प्रयास इस बार किया जा रहा है सरकार की तरफ से। डिटेल में जान लेते हैं तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड द एड्रेस द कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोटिंग किसान ड्रोन इश्यूज, चैलेंजेस एंड द वे अहेड। तो यहाँ पर किसान ड्रोन को प्रमोट किया गया है, उनके जो इश्यूज़ आगे आ सकते हैं, चैलेंजेस जो आने वाले हैं इस फील्ड में, उस पर एक कॉन्फ्रेंस की गई है और आगे क्या रास्ता है, क्या स्कोप है, क्या सिनेरियो रहेगा इस ड्रोन्स को लेके, वो भी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको खेतों के ऊपर ड्रोन चलते दिखें तो आप यहाँ पर चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ये भी अब किसानों की झोली में जाने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये सारा कुछ हुआ है ऑर्गेनाइज बाय एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। भारत को 75 ईयर्स पूरे हुए हैं आज़ाद हुए, तो भारत जो है 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है। यहाँ पर बात करेंगे तो श्री तोमर सेड दैट द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द यूज ऑफ ड्रोन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द फार्मर, रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द फार्मर। तो कहने का मतलब है, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा आप ड्रोन यूज़ करो किसानों से, ताकि फार्मर्स के लिए काफ़ी कन्वीनियंस है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है और इनकम को भी बढ़ाएगा। क्योंकि अगर कॉस्ट इनपुट जो है आपका कम होगा तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट चांस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये किया गया है 2 मई 2022 को। तो 2 मई 2022 को ये जो कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की गई, जिसके हेड थे मिस्टर नरेंद्र तोमर, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सब्सिडी कितनी कितनी प्रोवाइड की जाएगी। तो जितने भी यहाँ पर SC ST किसान हैं, स्मॉल मार्जिनल किसान हैं, वुमेन हैं, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो किसान हैं, अगर वो ड्रोन खरीदते हैं तो उनको 50% और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान इस योजना के तहत है। और कहने का मतलब है कि ये केंद्र सरकार की योजना है और पूरे देश में इस योजना को विकसित करना है, एक्सप्लोर करना है और एक्सपेंड करना है। और यहाँ पर जो किसान ऐसे हैं जिनको बोल सकते हो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है, जो अच्छे किसान हैं, और जो नॉर्मल जिनके पास ज़मीनें हैं, उनको यहाँ पर 40% और मैक्सिमम 4 लाख तक का अनुदान सरकार की द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि एक अच्छे अमाउंट की सब्सिडी किसानों को दी जा रही है इस योजना के तहत, जहाँ पर किसानों को ड्रोन प्रोवाइड किए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू स्पेंड 200 करोड़ ऑन सप्लाई ऑफ सब्सिडीज ऑन सीड। तो यहाँ पर खरीफ सीड के लिए, ठीक है, सीड के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो काफ़ी कोशिश की गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा पिछले कुछ सालों में कि किसानों के लिए खेती को कन्वीनियंस किया जाए, चीज़ें सस्ती की जाएं और उनकी इनकम को बढ़ाया जाए, जिसका एक उदाहरण है कि 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी सप्लाई की यहाँ पर कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ आंध्रा के द्वारा। डिटेल में जान लेते हैं। द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इज मेकिंग अरेंजमेंट टू प्रोवाइड सीड्स ऑन सब्सिडी टू 70 लाख ऑफ द टोटल 55 लाख फार्मर। तो यहाँ बोल सकते हो कि 55 लाख फार्मर्स टोटल हैं, जिसमें से 70 लाख फार्मर्स को सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जहां पर 200 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी है वो
दी जाएगी, स्पेंड किए जाएंगे, जिसमें अलग अलग 8 वैरायटी के सीड हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो वाइस चेयरमैन हैं और जो एमडी हैं गेड्डम शेखर बाबू ने ये बात कही है कि 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों को दी जाएगी। और जो शेखर बाबू हैं उन्होंने यहाँ पर टूर किया है अलग अलग ग्राउंडनट प्रोसेसिंग यूनिट्स का, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वेडनेसडे को। और उन्होंने यहाँ पर ये बात कही है कि लगभग 6.64 लाख क्विंटल सीड जो है अलग अलग क्रॉप्स का, अलग अलग वैरायटी का, और ख़ासकर जो मिलेट है वो सप्लाई की गई है रायदू भरोसा केंद्र के द्वारा। तो ये केंद्र कहीं ना कहीं ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं किसानों की, उनके द्वार तक चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं ताकि किसान को कम से कम असुविधा हो। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि एग्रीकल्चर में जो भी कुछ करंट अपडेट है वो आपके फ्रेंड को भी मिल सके। आगे बात करेंगे तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर टू विजिट इजराइल फ्रॉम मई 8 to 11, 2022। तो मई 8 से लेकर मई 11 तक हमारे जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी इस बार विज़िट पर हैं, इजराइल में इस बार विज़िट पर गए हैं। और कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद है, कोशिश है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बड़े लेवल पर आगे ले जाना और भारत को आत्मनिर्भर बनाना, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना, यही सारे कुछ उनके पैरामीटर्स हैं, पॉइंट आउट उन्होंने किया है एग्रीकल्चर सेक्टर में। यहाँ पर बात करेंगे तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इज़ रेडी विद अ न्यू सेंट्रल स्कीम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। अभी एक नई स्कीम आने जा रही है जो कि रहेगी नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के ऊपर पूरे कंट्री में, जिसका एस्टिमेटेड आउटले रखा गया है 2500 करोड़ रुपये, 2500 करोड़ रुपीज़। यहाँ पे जो आउटले है, जो बजट है वो निर्धारित किया गया है। एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ये जो रिकॉर्ड हैं वो प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पर बात करेंगे तो इस प्रपोजल में एक नई स्कीम है जो नेचुरल फार्मिंग पे है, जो बहुत जल्दी आने वाली है। कैबिनेट का अप्रूवल भी बहुत जल्दी उसको मिल जाएगा, ये भी यहाँ पर बात की गई है। और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव केवल और केवल केमिकल फार्मिंग को ख़त्म करना नहीं है, उसको कन्वर्ट करना नहीं है, बल्कि ऐसी जगह पे जहाँ पर केमिकल फार्मिंग नहीं पहुँच पाई है वहाँ पर इस पद्धति के द्वारा खेती कराए जाने की यहाँ पे कोशिशें की जा रही है। मतलब है कि केमिकल फार्मिंग है वो तो होती रहेगी, लेकिन कुछ ऐसे इलाके यहाँ पर केमिकल या वहाँ पर सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं, रिसोर्सेज नहीं पहुँच पाते हैं, तो वहाँ पर नेचुरल तरीके से खेती की जाए, उसके लिए सरकार इस बार ये बहुत बड़ी योजना बड़े बजट के साथ लेकर आ रही है। और यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी का भी यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग को लेके जो पॉइंट है वो क्लियर है कि वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेचुरल फार्मिंग करें, और इससे क्या होगा कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा हेल्थ पर, किसानों की जो आय है वो बढ़ेगी और खर्चे हैं वो कम होंगे। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का जो एम था डबलिंग द फार्मर्स इनकम 2022 वो पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि कहीं ना कहीं इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री हैंड ओवर अ गो कस्ट मशीन। तो एक नई मशीन बनाई गई है जिसका अनावरण किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी ने, जिनका नाम है श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी। तो यहाँ पर एक मशीन का निर्माण किया गया है जिसका नाम है गो कस्ट। तो गो कस्ट की बात करेंगे तो देख लेते हैं इसके बारे में, ये क्या है, कैसे काम करती है, सारी चीज़ें। तो गो कस्ट जो है वो श्री पुरुषोत्तम रूपाला यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी ने हैंड ओवर किया है। ये काव डंग लॉग मशीन है, काव के डंग को लॉग में और एक तरीके के वुड में कन्वर्ट कर देती है, जिसको हम अलग अलग पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मशीन है वो हैंड ओवर की गई है प्रोजेक्ट अर्थ को और इनेक्टस IIT दिल्ली स्टूडेंट्स को। यहाँ पर बात करेंगे तो काव डंग लॉग मशीन इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर काव डंग बेस्ड फ्यूल वुड इन लॉन्ग लॉग लाइक शेप। तो एक बड़े लॉग लाइक शेप में काव डंग को फ्यूल वुड में कन्वर्ट करने की ये मशीन है। तो कहने का मतलब है कि गोबर आप डालोगे या जो भी वेस्ट जो एग्रीकल्चर में होता है उसको डालोगे तो उसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा और एक लकड़ी नुमा, ठीक है, एक लकड़ी नुमा लॉग शेप में वहाँ से आउटपुट जो है बाहर निकलेगा।
उसको जहाँ पर आप लकड़ी यूज़ करते हैं उसकी जगह पे एज ए सब्स्टिट्यूट, एज ए अल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो दिस मशीन कैन प्रोसेस 3000 kg ऑफ काउ डंग एवरी डे टू प्रोड्यूस 1500 kg ऑफ काउ डंग बेस्ड लॉग। कहने का मतलब है कि 3000 किलो गोबर से, 3000 किलो गाय के गोबर से 1500 किलो लकड़ी तैयार की जा सकती है, जो उस गोबर से बनी हुई है, लॉग तैयार किए जा सकते हैं। जिससे सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है कि जो लोग मरते हैं, जिनका दाह संस्कार होता है, उसको करने के लिए हम पेड़ की लकड़ी यूज़ करते हैं और वही पेड़ पेपर में भी यूज होते हैं। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि पेड़ ज़्यादा काटे जा रहे हैं ताकि उस लकड़ी को यूज़ किया जा सके। तो उसका एक सब्स्टिट्यूट है ये जो लॉग है, ये जो वुड लॉग है जो काऊ डंग से बना हुआ है, उसको हम डेड बॉडी के बर्न के लिए, उसको जलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। 5 से लेके 7 बॉडी इस 1500 kg काऊ डंग बेस्ड लॉग में आराम से बर्न हो सकती हैं। उनका दाह संस्कार भी हो सकता है, जिससे रफली 2 ट्री बच जाएंगे, मतलब 2 पेड़ की सेविंग होगी ऐसा करने से। और गोबर तो आप जानते हो हर जगह पर मिल जाता है और उसका बोल सकते हो पेड़ों से कोई संपर्क नहीं है और गोबर का एक बेस्ट यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा, जिसके लिए सरकार ने ये प्लान किया है। और कहीं ना कहीं जो भी कोई गौशाला होती हैं वो रफली 1.5 लाख से लेके 1,70,000 किलोग्राम तक काऊ डंग एवरी मंथ प्रोड्यूस करती हैं। इसको लकड़ी में कन्वर्ट करके, लॉग वुड में कन्वर्ट करके हम लोग इन्हीं अच्छी अच्छी जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हम लकड़ी यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत ही अच्छे लेवल पर इसको ले जाने की ज़रूरत है। और ये 6 मई को, ठीक है, 6 मई को ये हैंड ओवर किया गया है। तो डेट भी आपको याद रखनी है, ये भी आ सकता है, तो ये भी आपको याद करके अपने नोटबुक में डाउनलोड लिख लेना है, ताकि आगे जब आप पढ़ने बैठो तो आपको याद आ जाए। आगे बात करेंगे तो यूपी विलेजेस टू गेट फ्री हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। यहाँ पर योगी सरकार का काफ़ी फोकस है कि गांव तक फ्री वाईफाई की सुविधा, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा पहुंचाई जाए, ताकि विलेज जो हैं वो विलेज ना हो के स्मार्ट विलेज बन जाएं। डिटेल में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री वाईफाई फैसिलिटीज़ एट मोर देन 58,000 प्लेसेस इन दी विलेज ऑफ द स्टेट। तो स्टेट के लगभग 58,000 अलग अलग जगह पे, अलग अलग गांव में फ्री वाईफाई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात यूपी सरकार गवर्नमेंट ऑफिशियल ने करी गई है यहाँ पे। दिस इंटरनेट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर द पीपल विद इन 50 मीटर ऑफ द ग्राम सचिवालय। तो जो गांव में ग्राम सचिवालय होते हैं, जिसको विलेज सेक्रेटेरिएट बोलते हैं, उसके 50 मीटर की रेंज तक आपको फ्री इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाएगा। हर ग्राम पंचायत में ये जो सेटअप है वो बनाया जाएगा पूरे स्टेट में। और हर एक विलेज को स्मार्ट विलेज की तरीके से तैयार किया जाएगा, जहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी और वहाँ के जो लोग हैं वो और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज़्यादा योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। और आपको बता दें ये जो फैसिलिटीज़ है वो हर विलेजर्स तक प्रोवाइड करने की बात यहाँ पर की है। मतलब गांव का एक भी ऐसा लोग ना हो, ऐसा पर्सन ना हो जहाँ तक ये जो योजना के तहत हाई स्पीड इंटरनेट है वो ना पहुँच पाए। तो पूरी कोशिश यूपी गवर्नमेंट की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी गाँव को कवर किया जा सके और वहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। आगे बात करेंगे तो जंप इन पल्सेस एक्रेज पुशेस समर क्रॉप प्लांटिंग। तो कहीं ना कहीं पल्सेस के बुवाई से जो समर क्रॉप प्लांटिंग है उसकी परसेंटेज जो हैं वो इस बार इंक्रीज हुए हैं। डिटेल में जान लेते हैं कि जो समर क्रॉप प्लांटिंग है वो इंक्रीज हुई है 4% से। कारण रहा है कि पल्सेस एक्रेज बढ़ा है, उसका जंप बढ़ा है, इससे 4% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। राइस प्लांटिंग जो है वो दूसरे हैंड पे इस बार कम लगी है, मतलब 3.6% कम रही है अगर हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि पिछली बार 30.83 लाख हेक्टेयर बोल सकते हो प्लांटिंग हुई थी, ट्रांसप्लांटिंग हुई थी। उसके कंपेयर में इस बार केवल 29.71 लाख हेक्टेयर ही ट्रांसप्लांटिंग की गई है। जो आपके राइस प्लांटिंग है उसकी बात की जा रही है, जो राइस की सीडलिंग है उसकी बात की जा रही है। टोटल एरिया अंडर ऑयल सीड की बात करेंगे तो स्लाइटली हायर रहा है,
कितना रहा है 10.98 लाख हेक्टेयर रहा है। और कहीं ना कहीं कोर सीरियल का जो एक्रेज है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है और 7% की यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पे इंक्रीमेंट मिला है अगर हम शोइंग की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है 71.88 लाख हेक्टेयर इस बार जो आपकी क्रॉप्स हैं वो ओवरऑल क्रॉप की शोइंग है, जो कि पिछली बार केवल 68.84 लाख हेक्टेयर थी सेम पीरियड लास्ट ईयर में। तो कहीं ना कहीं अच्छा पॉइंट है हमारे लिए कि जो क्रॉप शोइंग है वो बढ़ रही है, ठीक है, और जो समर क्रॉप प्लांटिंग है उसका भी यहाँ पर परसेंटेज बढ़ा है। अब बात करेंगे इन RMS 2022-23 161.95 लाख मेट्रिक टन वीट प्रोक्योर्ड फ्रॉम 11 स्टेज, 11 स्टेट से लगभग 162 लाख मेट्रिक टन गेहूं प्रोक्योर किया जा सका है इन RMS 2020-23। डिटेल में जान लेते हैं। तो वीट प्रोक्योरमेंट अंडर द सेंट्रल पूल ऑफ प्रोग्रेसिंग इन रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 इन द स्टेट अप टू 1/5/2022, 1 मई तक का डेटा यहाँ पर लिया गया है। तो इसमें क्वांटिटी 161.95 लाख मेट्रिक टन वीट जो है अब तक प्रोक्योर किया जा सका है, जिससे 14.70 लाख फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है, जिससे किसानों के खाते में 32,633.71 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किया गया है एज ए प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ वीट। आगे बात करेंगे तो पैडी प्रोक्योरमेंट में बात कर लेते हैं, जो कि आपका KMS सीजन 2021-22 का रहा है। तो ये भी स्मूथ रहा है। अगर हम बात करेंगे 1/5/2022 तक तो 760.94 लाख मेट्रिक टन पैडी की जो है प्रोक्योरमेंट की गई है, जिसमें खरीफ पैडी अलग है और रबी पैडी अलग है, वो आप देख सकते हैं, जिससे 109.58 लाख फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है। और जिससे जो राशि है जो किसानों को मिली है वो ओवरऑल कितनी मिली है, वो मिली है 1,49,144.23 करोड़ रुपीज़। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के MSP का फ़ायदा है कि किसानों को MSP पर सही दाम मिलते हैं और पूरे पैसे उनके खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो फूड प्राइसेस ईज्ड इन अप्रैल आफ्टर रिकॉर्ड सर्ज इन मार्च, UN फूड एजेंसी। तो UN फूड एजेंसी के एक रिपोर्ट के तहत यहाँ पर जो फूड प्राइसेस हैं अप्रैल में थोड़ा सा डाउन हुए हैं, जो कि मार्च में रिकॉर्ड बढ़े थे। जो रिकॉर्ड सर्ज हुआ था प्राइसेस में वो अप्रैल में थोड़ा सा डाउन हुआ है, ये यहाँ पर बात की गई है। तो वर्ल्ड फूड प्राइसेस फेल स्लाइटली इन अप्रैल आफ्टर रीचिंग अ रिकॉर्ड हाई इन मार्च, बट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी रिमेन अ कंसर्न। तो यहाँ पर मार्च में रिकॉर्ड हाई था, अप्रैल में कम हुआ है, लेकिन फिर भी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी अभी भी कंसर्न है और एक डिफ़िकल्ट मार्केट कंडीशन है। इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फ्राइडे को उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के अकॉर्डिंग जो फूड इंडेक्स प्राइस था वो 158.5 पॉइंट लास्ट मंथ था, जो कि मार्च में 159.7 इन मार्च रहा है। मतलब है कि मार्च में ज़्यादा था फूड प्राइस इंडेक्स, जो कम होके इस मंथ में 58.5 हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये बात है, जो कि लास्ट मंथ का है 159.3 और ये है आपका एवरेज 158.5 पॉइंट। आगे बात करेंगे विद नियरली ऑल क्रॉप हार्वेस्टेड FAO ग्लोबल सीरियल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इस बार फोरकास्ट रिमेन अनचेंज रहा है, जो कि रहा है 2.799 बिलियन टन, जो कि पिछले अगर 2020 से कंपेयर करेंगे तो 0.8% की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम ग्लोबल सीरियल प्रोडक्शन की बात करेंगे, मतलब ग्लोबली बात करें तो सीरियल का जो प्रोडक्शन है वो 2020 के कंपेयर में इस बार बढ़ा है और 0.8% बढ़ा है। अब बात करेंगे आज की लास्ट करंट अफेयर, इसके बाद बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में और फिर बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन के बारे में, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो बात करेंगे RBI हाइक्स रेपो रेट बाई 40 BPS टू 4.40 पर। तो यहाँ पर बात हो रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बार अपना रेपो रेट जो है वो 40 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज़ किया है, जो अब हो गया है 4.4%। तो जान लेते हैं रेपो रेट क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट, और आपका बोल सकते हो कैश CRR क्या होता है, डिटेल में जान लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। कैश रिजर्व रेशियो आपको पता होना चाहिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं।
तो इन अ अनशेड्यूल्ड मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो आरबीआई के जो मॉनेटरी रेट होते हैं, आरआर होती है, सीआरआर होती है, एसएलआर होती है, सबको डिसाइड करती है। उस कमेटी ने बिना बताए एक इमरजेंसी मीटिंग की, जो कि सेंट्रल बैंक कही जाती है अपने भारत की, और उन्होंने यहाँ पर सडनली आरबीआई में पहली हाइक की है आफ्टर अगस्त 2018। मतलब रेपो रेट की बात करेंगे तो 2018 में ये प्राइस बढ़ाए गए थे, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया था, जो कि 2018 के बाद अब मई 2022 में बढ़ाया गया है, जो कि एक अनशेड्यूल्ड मीटिंग में, या बोल सकते हो कि एक इमरजेंसी तरीके से बढ़ाया गया है। इसका कारण है कि लोन का जो ब्याज रेट है वो अभी कम है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो लोन ले रहे हैं इस कम ब्याज पे। मतलब है कि जो पैसा है वो बैंक से खाली हो रहा है, लोगों के हाथों में जा रहा है। जो एक बैलेंस होता है बैंक और जो हमारे कॉमन मैन है, जो पर्सन है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा आ गया। इस वजह से उस पैसे को रोकने के लिए कम से कम बैंक और कम से कम लोग लोन लें, ताकि बैंकों में भी पैसा बना रहे। इस बैलेंस को बनाने के लिए बैंकों ने, जो हमारे बैंकों के राजा हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। अब बात आती है रेपो रेट क्या होता है, तो आपको मैं बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बता दूं। रेपो रेट वो रेट होता है जहां पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती हैं एक इंटरेस्ट पे। मतलब कि जो कमर्शियल बैंक से हम लोन लेते हैं, ऐसे ही कमर्शियल बैंक भी कहीं से पैसे को लेती हैं उधार, वो लेती हैं सेंट्रल बैंक, जो कि हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ऐसे मान लीजिए कि अगर हम 6% पे कमर्शियल बैंक से ब्याज लेते हैं तो वो 4 और 4.5% पे ब्याज लेती हैं। उस बीच का मार्जिन कमर्शियल बैंक को मिलता है, और बाकी जो 4 से 4.5% जो मार्जिन है, जो इंटरेस्ट है, वो रिजर्व बैंक को मिलता है। तो कहीं ना कहीं रेपो रेट ये हो गया, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसमें 0.4 पॉइंट्स की बढ़ोतरी की गई है, जो कि अब हो गया है 4.40%। तो यहाँ बात करेंगे तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई ऑन होम, व्हीकल एंड अदर पर्सन एंड कॉर्पोरेट लोन आर लाइकली टू गोट अप। अब आपको जो होम का ईएमआई है, जो लोन किस्त है, वो महंगी हो सकती है आपकी। जो व्हीकल आपका जो इंश्योरेंस है, जो ईएमआई है, वो भी बढ़ जाएगी। जो आपका पर्सनल लोन है, कॉर्पोरेट लोन है, इन सब पे जो ब्याज दर हैं वो अब बढ़ने वाली हैं। इससे ये उम्मीद लगाई जा रही है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज द पॉलिसी रेपो रेट अंडर द इमीडिएट इफेक्ट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बाई 14 बेसिस पॉइंट की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। अब वो हो गया है 4.4%, जो कभी पहले 4% हुआ करता था। तो ये बढ़ोतरी यहाँ पर रेपो रेट में की गई है। और आरबीआई ने यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो भी यहाँ पर बढ़ा दिया है 50 बेसिस पॉइंट से, अब 4.50 हो गया है, जो कि 21 मई 2022 से इफ़ेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कैश रिजर्व रेशियो क्या है। तो आपको पता होगा कि जैसे हम लोन लेने जाते हैं तो हमको अपने पेपर्स, सोना, ठीक है, अपना घर गिरवी रखना पड़ता है, उसके पेपर जमा करने पड़ते हैं। ऐसे ही बैंक को भी कुछ परसेंट मनी उस लोन की, या अपने जो उनका मनी है, जो एसेट है, उसका इतना परसेंट उनको अपने आरबीआई बैंक में जमा करना पड़ेगा। मतलब है कि कमर्शियल बैंक को एज ए कैश रिजर्व रेशियो 4.5%, टोटल जो पैसा बैंक के पास है, कमर्शियल बैंक के पास, उसका 4.5% आरबीआई के पास हमेशा गिरवी रखना पड़ेगा। ये आप मान के चलिए, उसको हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो के रिगार्डिंग पढ़ चुका है। आपको प्रेजेंट जो रेट है वो पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था विच इंडियन स्टेट इज़ द फर्स्ट टू सेट अप अ जीन बैंक प्रोजेक्ट। आंसर है महाराष्ट्र। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे कि विच स्टेट हैज़ अनाउंस इंसेंटिव फॉर फार्मर्स ऑप्टिंग फॉर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस डीएसआर। कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने एक अनाउंसमेंट किया है रिगार्डिंग इंसेंटिव, कि फार्मर्स को इंसेंटिव दिया जाएगा जो फार्मर
अपने फील्ड में डायरेक्ट सीडिंग करेंगे राइस की, मतलब गेहूं की तरह, सरसों की तरह सीधे बुवाई करेंगे, उनको हम इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। ये जो बात है वो किस स्टेट ने कही है और कौन सा स्टेट ऐसे फार्मर्स को फ़ायदा देने वाला है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी से भेजना है। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं सेकंड वीक ऑफ मई के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।